हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल बालाजी फिजिक्स पाठशाला में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आशा करते हैं कि आप सभी छात्रों की यूपी बोर्ड क्लास 12th की तैयारी बहुत ही अच्छे और बेहतर ढंग से चल रही होगी। हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज आपके लिए हम लेके आए हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 2022 में जो आपका फिजिक्स का पेपर आया था उसके बारे में देखेंगे कि उसमें किस टाइप के आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे और हम कौन सी अप्रोच लगाकर उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली हमने आज सिर्फ क्वेश्चन तो मैंने सारे ही लिए हैं, लेकिन हम उसमें से न्यूमेरिकल आपके किस टाइप के पूछे जा रहे हैं उन्हीं को आप सॉल्व करवाएंगे। जिन किसी छात्र को अगर किसी क्वेश्चंस में कोई समस्या कोई दिक्कत है तो वो हमारे टेलीग्राम लिंक पर जाकर अपना क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। हमारा टेलीग्राम लिंक है यूपी बोर्ड फिजिक्स वाई अमन सर। आप डाल देंगे टेलीग्राम पर तो हमारा पेज खुल के आ जाएगा। वहां पर आप किसी भी तरह की क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं। आइए अपने सेट नंबर 1 आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। लिया है हमने इंटरमीडिएट फिजिक्स क्लास 12 2022 में जो सेट 1 था आपका जीए, इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि आपके इसमें किस टाइप के ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, फिर देख लेते हैं कि इसमें किस टाइप के आपके क्वेश्चंस आए थे या किस टाइप के आपके डेरिवेशंस पूछे गए थे और किस टाइप के आपके न्यूमेरिकल कहाँ से बेसिकली आपके न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। तो आइए इसी क्रम को बढ़ाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि फर्स्ट पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि आपके सामने आने वाला है। हाँ, लिखा है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में हमारे पास एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ दिया है, यानी कि इसमें आई की वैल्यू आपको दी है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 और विभव दिया है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और आपसे पूछा है शक्ति व्यय कितना होगा। शक्ति व्यय बेटा यहाँ जो होता है इसमें हम इसके फेज डिफरेंस से देख लेते हैं कि इससे फेज डिफरेंस जब पाई बाई 2 का है तो यानी जो फाई की वैल्यू है वो पाई बाई 2 है और जो हमारे पास शक्ति होती है शक्ति के लिए हम बोलते हैं लिख देते हैं कॉस फाई यानी कॉस फाई मतलब कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 आपका होता है 0। इसीलिए जो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका दिया हुआ है इसका जो आंसर होगा वो आपका 0 आएगा। ठीक है, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है। 0 केल्विन ताप पर आपके जो अर्धचालक होते हैं वो क्या होते हैं। 0 केल्विन पर अर्धचालक जो होते हैं वो आपको बेटा हिंदी वालों के लिए होता है, आप इसे बोलोगे विद्युत रोधी होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत रोधी होते हैं। और जो इंग्लिश वाले छात्र हैं वो बोलेंगे इंसुलेटर होते हैं। क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। यानी कि इसका जो ऑप्शन रहेगा जो विद्युत रोधी वाला है आपका वो ऑप्शन ठीक रहेगा और इंसुलेटर या इंसुलेटर ठीक रहेगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारे पास अगले क्वेश्चन में क्या दिया है। थर्ड वाले में लिखा है V इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन से संबंध द्वि ब्रोगली तरंगदैर्ध्य लगभग होगा। द्वि ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का जो मान होता है बेटा वो आपका तरंगदैर्ध्य लैम्डा से करते हैं 12.27 अपॉन अंडर रूट बी, इसको एंगस्ट्रॉम भी बोल देते हैं, इसकी यूनिट होती है। तो जो ऑप्शन बेटा ये लिखा हुआ है 12.27 यह आंसर आपका ठीक रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। लिखा है परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण विकिरणित होते हैं। देखो परमाणु के अंदर जो अल्फा कण होते हैं उसमें यानी कि हमारे परमाणु वाले पार्ट का जो परमाणु चैप्टर है जो एक यूनिट आती है अपने 12th में परमाणु, ये क्वेश्चन वहां से उठाया गया है। वहां पर एक क्या बताया है अल्फा कण स्कैटरिंग के बारे में बात करिए कि जो अल्फा पार्टिकल होता है किस तरह से मतलब डेविएट होता है, न्यूक्लियस में जाता है। तो उसमें पूछा गया है कि कौन सा बल लगता है। तो बल की बात करें यहाँ पर आपका जो लगता है बेटा वो कूलाम बल लगता है। इसका जो आपका आंसर होगा कूलाम बल वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
डा वाला देखते हैं, लिखा है विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में अवरक्त विकिरण की आवृत्ति का परास होता है। तो बेटा सबसे पहले तो इसमें जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं वो ऑप्शन आपकी गलत दिए हुए हैं, जो कि आपका ऑप्शन थर्ड दिया है। वैसे तो एक इसमें से इनमें से कोई भी नहीं आंसर है, लेकिन उत्तर में सेकंड वाला दिया हुआ है, तो सेकंड वाला आप ऑप्शन ठीक कर लेना। वहां पे लिख लेना 3 × 10⁻12 से लेके 3 × 10⁻14 हर्ट्ज तक इसका जो परास होता है, रेंज होती है आवृत्ति की, वो ये होती है। वैसे तो आपका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी लगाएंगे तो सही माना जाएगा। लेकिन इंग्लिश वाली जो अनसॉल्व पेपर है उसमें ये वाला दिया है, ठीक है, तो पेपर में भी यही पूछा गया है, मिस प्रिंट हो गई है, तो यहाँ 14 और यहाँ 16 है, तो जहाँ 14 है वहां आपको 12 करना है, जहाँ 16 है वहां आपको 14 कर लेना और इस पर आपको टिक मारते हुए आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आगे अपना क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास ये इंग्लिश वालों के लिए है, लिखा है करंट I = I0, सारे ऑप्शन वही हैं, एक बार देख लें। यहां पर लिखा है चा वाले में एक किरण पुंज वायु में जल में वायु से जल में प्रवेश करता है। बेटा जब कोई किरण जो होती है किसी एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है, जब कोई किरण आपकी एक माध्यम से जब वो दूसरे माध्यम में जाती है तब क्या होता है उसमें, तब उसकी सिर्फ और सिर्फ जो है आवृत्ति नहीं बदलती है, बाकी सब कुछ चेंज हो जाता है। जो इसका ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका ठीक मानते हुए आप इसको टिक लगा दोगे, बोलोगे आवृत्ति जो होगी वो आपकी नहीं बदलेगी। तो आवृत्ति यानी कि फ्रिक्वेंसी आपकी यहाँ पर नहीं चेंज होती है, ठीक है, तो इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन जो है आपका ठीक हो जाता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं, देखते हैं कि दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, पढ़ते हैं। यहां लिखा है खंड बा शुरू हो जाता है, इसमें लिखा है एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। हमें दिया है विद्युत क्षेत्र दिया है और एक अल्फा कण दिया है और हमें लगने वाले बल की गणना करनी है। तो बेटा देखो पहले तो हमें पता नहीं कि अल्फा कण क्या होता है। अल्फा कण क्या होता है, अल्फा कण आपका होता है 2He4, ये आपका होता है अल्फा कण, इसको अल्फा कण या अल्फा पार्टिकल्स भी बोलते हैं। तो इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो होते हैं 2e के बराबर। तो 2 × 1.6 × 10⁻−19 कूलाम, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2 × 10⁻−19 कूलाम, ये तो इस पर हो गया है चार्ज, इतना तो इस पर चार्ज होता है, ठीक है। पूछा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ई की वैल्यू आपको दी 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। और पूछा क्या गया है, अप्लाइड फोर्स पूछा गया है। फोर्स के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, E = F/Q। फोर्स पूछा है तो फोर्स आ जाएगा E × Q। E की वैल्यू दी है 15 × 10⁴ इंटू Q की वैल्यू है 3.2 × 10⁻−19। मल्टीप्लाई करेंगे 15 2 जाएगा 13, कैरी 3 लोगे, 15 3 जा 45, 45 और 3 18, 48, 1 के बाद पॉइंट लगाओ, कितना बचेगा, यहाँ आपका 4 कम हो जाएगा तो यहाँ बचेगा -15, ठीक है। तो 48 × 10⁻−15 न्यूटन का फोर्स जो होगा वो यहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हमारे पास सेकंड वाला जो है आपका हो जाता है। इससे कितने कितने सरल क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है फिजिक्स के पता है तो न्यूमेरिकल को ज्यादा टफ नहीं आते हैं कि जो आप पे बन ना पाए। न्यूमेरिकल ऐसा ही आएगा जैसे कि आप पे आराम से बना ले जाओगे, बस आपको क्या हो, सिर्फ फार्मूले पता हो, बेसिक कॉन्सेप्ट आप पे क्लियर होने चाहिए। न्यूमेरिकल आराम से इजीली तरह से आप पे बन जाएंगे, ऐसा नहीं है कि ना बने, बस बशर्ते आपको क्या करना है, कोशिश करनी है, मेहनत लगातार आपको अपनी जारी रखनी है, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, देखो विद्युत फ्लक्स का क्या आशय है, इसका मात्रक लिखिए। यही विद्युत फ्लक्स के बारे में पूछा गया हमसे कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। हम नॉर्मली आपको बता दे रहे हैं विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत फ्लक्स जो होती है
नंबर ऑफ लाइंस होती हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमारे पास कोई एरिया है, यहां से जितनी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी वैद्युत क्षेत्र से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मूला लिख देते हैं E इंटू ए, ये हमारे पास फार्मूला हो जाता है। ठीक है, स्मॉल एरिया होता है तो उसको लिख देते हैं फाई E बराबर E इंटू डी ए। ठीक है, इस तरह से अगर पूरे के लिए निकालना होता है तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं E इंटू डी ए का। इस तरह से हमारे पास वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा हो जाती है, यानी किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका वैद्युत फ्लक्स हो जाता है। मात्रक देख ही रहे होंगे, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है, इसका मीटर स्क्वायर होता है। तो बोलोगे न्यूटन प्रति कूलाम मीटर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगले वाले क्वेश्चन पर देखते हैं कि अगले वाले क्वेश्चन पे आपसे क्या बोला गया है। आगे वाले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है ओमीय व अनोमीय प्रतिरोधों के लिए वोल्टता तथा धारा के बीच ग्राफ बनाइए। हमें क्या करना है, हमें ओमीय प्रतिरोध और अनओमीय प्रतिरोध के बीच में हमें ग्राफ को ड्रा करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ओमीय क्या होते हैं और अनओमीय क्या होते हैं। ओमीय का मतलब ये होता है जो ओम के नियम का पालन करते हैं उनको बोलते हैं ओमीय प्रतिरोध, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उनको बोलते हैं अनओमीय प्रतिरोध बोल देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाता है जी, ओमीय और अनओमीय आपके प्रतिरोध हो जाते हैं। तो क्या बताया है ओमीय वाले में, ओमीय वाले में आपसे कहा गया है कि जो ओम के नियम का पालन करें, यानी कि जो ओम के नियम का पालन करें वो आपके हो जाते हैं ओमीय प्रतिरोध, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं वो अनोमीय प्रतिरोध। ठीक है, तो अगर इसका ग्राफ बनाएं, ग्राफ बना लो बेटा, इसका बड़ा इजी है। ओमीय वाला का तो स्ट्रेट लाइन आता है, अनओमीय वाले का आपका इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे जो है इनके ग्राफ जो है बन जाते हैं, एक ओमीय का बन जाता है और एक अनोमीय का बन जाता है। ठीक है, पहला वाला यही वाला बी रहेगा आपका, यहाँ पर आपका आई रहेगा, यहाँ वोल्टेज होता है, यहाँ करंट होती है, यहाँ वोल्टेज होता है, यहाँ करंट होती है। इसको बोलेंगे ओमीय, लिख दो, और इसको बोलेंगे अनओमीय। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया है अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। आगे दिया गया है दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य को गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त कीजिए। दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य को हमें क्या करना है, हमें गतिज ऊर्जा के रूप में लिखनी है। तो लिख देते हैं गतिज ऊर्जा के रूप में। दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य को हमें क्या करना है, गतिज ऊर्जा के फॉर्म में लिख देना है। सबसे पहले आपको थोड़ा बता ही देते हैं इसमें आप करोगे क्या। बेसिकली जब पता होता है तो आराम से कर लेते हो। ठीक है, क्या होता है वैसे, फोटॉन की जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, वो एच न्यू होती है, और आइंस्टीन की जो इक्वेशन होती है वो MC स्क्वायर होती है। अगर MC स्क्वायर दोनों एनर्जी है दोनों को इक्वल कर दोगे तो यहाँ से M की वैल्यू आ जाएगी H न्यू अपॉन C स्क्वायर। न्यू आवृत्ति होती है, आवृत्ति लिखते हैं न्यू बराबर C अपॉन लैम्डा, तो HC अपॉन लैम्डा हो गया, ये C स्क्वायर हो गया, इस C से ये C कट जाएगी तो H अपॉन C लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा इधर ले लो, इसे लिख दोगे H अपॉन, यहाँ एक मिनट, ठीक है, HC अपॉन लैम्डा, ये तो द्रव्यमान हो गया। ठीक है, और हमारे पास संवेग का जो फार्मूला होता है P इक्वल टू होता है आपका mv। m आपने ऊपर से निकाल रखा है HC अपॉन लैम्डा इंटू v। यहाँ पर b ना होकर क्या होता है, लाइट स्पीड ऑफ लाइट यानी कि c होती है, तो इस c से ये भी c आपकी कट जाती है, तो p इक्वल टू आ जाता है h अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा की जो वैल्यू आती है वो आपकी आती है h अपॉन p।
ये आपकी लैम्डा की वैल्यू आ जाती है। यहाँ से दिखाई नहीं पड़ रहा आपको, है ये भी नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा होगा। यहाँ लिखते हैं, लिखोगे P इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू लिख लोगे एच अपॉन पी। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है बेटा वो क्या होता है, K इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। ठीक, अगर यहाँ से आप क्या करो, m से मल्टीप्लाई कर लो, m से डिवाइड कर दो, तो k ये 2m इधर आ जाएंगे आपके, इक्वल टू क्या हो जाएगा m स्क्वायर और v स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिख लेंगे एम वी इक्वल टू अंडर रूट 2m k। क्या लिख लेंगे 2m k। यहां हमारे पास ये जो होता है h अपॉन पी होता है, इसको h अपॉन एम बी बोल दो। एम बी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, लैम्डा h अपॉन अंडर रूट 2m k। ये आपका गतिज ऊर्जा के टर्म में आपकी ये इक्वेशन हो जाएगी। यहां लिख दे रहा हूं मोटा मोटा जरा, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m k। अगर काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाए तो इसको इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो 2mev h अपॉन, यानी एक फार्मूला आपका ये हो जाता है, एक फार्मूला आपका ये हो जाता है। वोल्टता के रूप में ये वाला होगा, गतिज ऊर्जा के रूप में आपका ये वाला सूत्र हो जाएगा। लैम्डा इक्वल टू लिखा है लैम्डा, लैम्डा। ठीक है, समझ जाना कि लैम्डा है, जब दिखेगा तो यहां दिख दे रहे हैं लैम्डा अपन h अपॉन अंडर रूट 2mev। अब दिख रहा होगा आपको आराम से, ऐसे ये वाला लिखा है लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m k, ये आपका लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये चीजें हो जाती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे वाला क्या दिया आपका है। आगे लिखा है, आगे एक न्यूमेरिकल्स दिया है, एक लेंस बना हुआ है आपका, देखें आप, तो इसको रफ करते हैं हमें। लिखा है एक उत्तल लेंस से प्रत्येक वक्र पृष्ठ की त्रिज्या जो है 20 सेंटीमीटर है तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, और आपसे बोला गया इस लेंस को निम्नलिखित चित्र में एवी के अनुदिश काट दिया जाए तो प्रत्येक नए लेंस की फोकस दूरी, तो प्रत्येक नए लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी। हमें जो दिया है, पहले आप जो दिया है पहले उसे नोट करो। आपसे बोला गया है कि जो एक लेंस दिया है आपका, ये लेंस है, ये ऊपर वाला पॉइंट ए दिया है, नीचे वाला बी दिया है, इस तरह से बना के दिया है, और ये एक बीच की लाइन दी है। ठीक, स्टार्टिंग में बोला है जो उसकी फोकस दूरी है, भाई इधर वाले की फोकस दूरी उधर वाले की, तो स्टार्टिंग में R1 और R2 दोनों इक्वल है, दोनों की फोकस दूरी दे दी है 20 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने कहा इसको एवी के अनुदिश काट दिया, यानी कोई लेंस है, मान लिया हमारे पास कोई लेंस है, उसको क्या किया इस टाइप से, यानी इससे काट दिया। जब उसको यहां से काटा, कट किया, तो क्या होगा, कुछ ये लेंस आपका इस डिजाइन में आ गया, इस शेप में आपका आ गया। ठीक है, ये हमारे पास इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ठीक है, तो अब तो भाई अभी यहाँ पे तो दो पृष्ठ थे, ऐसे वाले, तो R1 R2 था, अब तो सिर्फ एक ही पृष्ठ है हमारे पास, तो R1 तो हमारे पास 20 है, लेकिन R2 कितनी होगी हमारे पास, अब ये हमारे पास बन जाता है समतल। क्या बन जाता है, समतल। समतल के लिए क्या होगा, समतल के लिए रेडियस होती है वो इनफाइनाइट होती है। ठीक है, और इसका जो अपवर्तनांक यानी n की वैल्यू दी है वो दी है 1.5। फोकस दूरी का फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। काटने के बाद ही पूछा तो काटने के बाद ही निकालेंगे। 1/f 1.5 माइनस 1/20 माइनस 1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी आपका होता है 0। ठीक है, यहां पर क्या बचेगा, सिर्फ 0.5 बचेगा, अपॉन में 20 बचेगा, अपॉन में 1/f। यहाँ एक 0 बढ़ाओ, 5 चौक 20 यानी कि 40, इसका अपोजिट कर देंगे तो f बराबर 40 सेंटीमीटर, यानी जो नया लेंस बनेगा उसकी जो फोकस दूरी होगी वो आपकी f इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 40 सेंटीमीटर। तो आपका 40 सेंटीमीटर जो है आपका आंसर हो जाता है। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते क्या लिखा है अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आपको दिया है एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है,
और इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग हमें ज्ञात करना है। दिया है कक्षा में NV इलेक्ट्रॉन, दिया है NV इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है, NV इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हम लिख दे रहे हैं यहां पे, NV इलेक्ट्रॉन, पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आपको दी है माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ही लिखा है माइनस का, नहीं इज 13.6, सॉरी यहाँ लिखा है 13.6 अपॉन n स्क्वायर, वो भी किसमें दिया है आपका, माइनस में दिया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है, माइनस में दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे लिखा है। ये पूरा आपका यहाँ तक क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, बाकी हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ लें, फिर इसको हम हटाते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। देख लो बेटा बढ़िया ढंग से इसको सॉल्व करवाते हैं। पढ़ लिया, पढ़ लिया तो फिर देखते हैं आगे हैं, ठीक है। देखो हमें दिया है एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु की जो ऊर्जा है वो दी है आपको 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व करते हैं इसको, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं अच्छा इसको, ठीक है। जो ऊर्जा है ये हमारे पास NV की ऊर्जा जो होती है वो दी है माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये NV इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, यानी कि En की वैल्यू आपको दे दी है माइनस का 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों ही एनर्जी है, दोनों को आप इक्विलेट करो, जब करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ लिख रहे हैं, लिखोगे माइनस का 3.4 इक्वल टू माइनस का 13.6 अपॉन n स्क्वायर, ये वाले माइनस से तो ये वाला माइनस से n स्क्वायर आपका यहाँ आएगा, तो आपका बचेगा 13.6 अपॉन 3.4, इससे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 136 अपॉन 34, ये इससे 4 टाइम्स जाएगा, जब 4 टाइम्स इससे चला जाएगा तो जो n स्क्वायर है ये 4 आया, तो n बराबर √4 यानी कि 2, यानी कि जो हमारे पास कक्षा आई है वो दूसरी कक्षा आई है। जब दूसरी कक्षा आई है तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने आपसे बोला है कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है बेटा वो आपका होता है, कोणीय संवेग को जैसे लिखते हैं J इक्वल टू n, अब हम इसको क्वेश्चन को हटा रहे हैं आपके सामने से, n h अपॉन 2 पाई। तो n की वैल्यू तो आपको 2 आ गई है, h की वैल्यू आपकी 6.6 इंटू 10⁻34 होती है, 2 तो 2 है ही है, पाई की वैल्यू 3.14। आप बेटा इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका जो आंसर होगा 6.6 अपॉन 3.14 इंटू 10⁻34 जूल, ठीक है। ये तो हमारे पास जो हो गया, तो इस तरह से क्या करोगे आप, इसका जो आंसर आएगा वो आप फाइंड कर लोगे। लगभग हमारे पास मान सकते हो, अगर यहाँ पे पॉइंट हटाओ तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, तो ये 2 टाइम्स, अगर मान लो यहाँ पे 2 टाइम्स गया तो 2 इंटू 10⁻34 अप्रॉक्सीमेट हम मान लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट ये हमारे पास इतना हो सकता है। उसकी जो यूनिट आएगी वो जूल सेकंड आएगी, लिख देना आप। ये हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाता है। अब इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। इंग्लिश में लिखा होगा, इंग्लिश वाले इंग्लिश से देख लें, आगे देखते हैं। लिखा है रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष लिखिए। ये बेटा थ्योरेटिकल वाला है, इसके आगे देखते हैं कौन सा लिखा है। विद्युत चुंबकीय, ये भी आप कर लेना। आगे लिखा है प्रकाश के किन्हीं 2 स्रोतों के मध्य, ये तीसरे का गा वाला हम बता रहे हैं आपको, है तीसरे का गा वाला जो है, देखो पहले से पढ़ो बढ़िया करके बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बनने की आपकी संभावना होती है। आप देखें, ट्राई करें। हाँ, लिखा है
किन्हीं दो प्रकाश के किन्हीं दो स्रोतों के मध्य 24 सेंटीमीटर की दूरी है। ज्ञात कीजिए कि 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अभिसारी लेंस को कहाँ रखें ताकि दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बने। यानी कि इन्होंने बोला गया है बेटा, हम अब क्वेश्चन हटा रहे हैं, आपने पढ़ लिया होगा, इसको हटाते हैं, देखते हैं। इन्होंने कहा है एक अभिसारी मतलब उत्तल लेंस। ध्यान समझना बेटा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। मान लिया डायग्राम नहीं बन पाता है, मान लिया कोई वस्तु यहां पर ओ रखी हुई थी, इसने क्या किया, इसने अपना प्रतिबिंब जाके आई डैश पर बनाया। फर्स्ट कंडीशन में क्या था, ये हमारे पास वस्तु थी और फर्स्ट कंडीशन में ये हमारे पास प्रतिबिंब था। क्या था, प्रतिबिंब था, ठीक है। सेकंड कंडीशन की बात करेंगे अब हम। सेकंड कंडीशन में ये बेटा आपकी वस्तु बन जाएगी और क्या होगा, इसका जो प्रतिबिंब है वो आई डैश पर जाके, आई पर जाके बनेगा। तो ये हमारे पास प्रतिबिंब हो जाएगा। ये मान लिया हमारे पास सेकंड कंडीशन वाली है। और जो इसकी फोकस दूरी दी है लेंस की, वो आपको दी गई है 9 दी हुई है। फोकस दूरी बेटा इसकी 9 दे दी है। और उन्होंने कहा है दो वस्तुओं के बीच की, एक स्रोत हमारे पास ये, एक स्रोत ये है, दोनों के बीच की दूरी आपसे कहा है बेटा 24 सेंटीमीटर है। तो मान लिया भाई 24 सेंटीमीटर है। इस लेंस से जो वस्तु की दूरी है वो आप मान लिया हमने x है, ठीक है। जब ये x है, जो पूरी 24 है, तो ये कितनी बची है हमारे पास, 24 में से x घटाओगे तो जो 24 माइनस x दूरी पर ये हमारे पास बाद वाला प्रतिबिंब बन जाएगा। और इस लेंस से मान लिया ये वाली दूरी जो है वो y है। तो पहले लिखेंगे प्रथम प्रतिबिंब के लिए, प्रथम प्रतिबिंब के लिए। देखो बेटा जब यहां पे लिखते हैं प्रथम प्रतिबिंब के लिए, चलो लो फर्स्ट प्रतिबिंब के लिए, ठीक है। अभी भी नहीं आ रहा होगा तो यहां लिख लो प्रथम प्रतिबिंब के लिए। अब दिख रहा होगा आप लोगों को, प्रथम प्रतिबिंब के लिए। प्रथम प्रतिबिंब के लिए फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, वो 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f। b कितना है यहाँ पे, प्रतिबिंब कहाँ बनना है, बाई पे बनना है, तो 1/y। u कहाँ पे है, u आपका इधर है, इधर मतलब माइनस में आएगा, तो माइनस का x हो गया, बराबर f फोकस दूरी आपको 9 दी हुई है, ठीक है। तो 1 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 1/y प्लस 1/x इक्वल टू 1/9। यहाँ से आप बेटा 1/y की जब वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 1/9 1/x। समीकरण नंबर 1 थी तो इसे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, दूसरे प्रतिबिंब की बात करते हैं। दूसरा वाला जे वाला बना के दूसरे प्रतिबिंब के लिए क्या बनेगा आपका, दूसरे प्रतिबिंब के लिए, दूसरे प्रतिबिंब को देखते हैं। दूसरा प्रतिबिंब हमारा यहां बनना है। अब वही फार्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। v यानी कि इधर है, कहां पर है v, यहां पर है, 1/24 माइनस x माइनस 1/u भी कहां पे है, u हमारे पास ये है वस्तु, बाई दूरी पर है, इक्वल टू फोकस दूरी 9 है आपकी। अब 9 बाई आपको उधर ले जाओ, 9 इधर ले जाओ, तो 1/24 माइनस x माइनस 1/9 इक्वल टू 1/y। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे। जब यहां पर पुट करेंगे अपने लोग, तब क्या आ जाएगा, 1/24 माइनस x माइनस 1/9 इक्वल टू 1/9 माइनस 1/x। x इधर ले आओ अपने लोग, 1/24 माइनस x माइनस का प्लस का इधर आएगा तो x हो गया, 1/9 तो है इधर जाएगा तो प्लस का 1/9। तो यहाँ जब एलसीएम आएगा बेटा तो यहाँ लिखोगे x प्लस 24 माइनस x/24x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 2/9। यहाँ x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा इसे 24/24x माइनस x स्क्वायर बराबर 2/9।
काट दो, यहाँ पर 12 बचेगा, 12 नेमा 108 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 24x माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक अब ये दिख नहीं रहा, लाइन ये वाली है, जब ये लाइन नहीं दिख रही है तो हम ऊपर करते हैं। अब हमें ये दिख रहा होगा अच्छी तरह से, यहाँ हम करेंगे तो गुणा कर देंगे तो आएगा 12 नेमा 108 इक्वल टू 24x माइनस एक्स स्क्वायर। सारे टर्म एक तरफ ले आओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस के 108 इक्वल टू 0। इसके जो आपके फैक्टर बनेंगे वो 6 और 18 बनेंगे, तो यानी कि 6 और 18 आपके आंसर हो जाएगा। आंसर आएगा x माइनस 6 और x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो एक आएगा x बराबर 6, एक आएगा x बराबर 18। इस तरह से हमारे पास ये लेंस से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर हो सकता है, या तो लेंस से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका जो था बेटा वो आपका था, क्वेश्चन संख्या थी हमारे पास ये तीसरा का गा वाला। इस तरह से हमारे पास ये वाला क्वेश्चन जो था खत्म हो जाता है। अब तीसरे वाले का घा वाले पे बढ़ते हैं। तीसरे में घा में दिया हुआ है आपका 800 एंगस्ट्रॉम एवं 700 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य की परावैंगनी किरणें जब हाइड्रोजन परमाणु पर उसकी मूल अवस्था में डाली जाती हैं तो उनसे क्रमशः 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। प्लांक नियतांक का मान ज्ञात कीजिए। बेटा हमें यहाँ प्लांक नियतांक का मान ज्ञात करना है और दो तरंगदैर्ध्य हमें दे दी हैं, दो गतिज ऊर्जाएं भी हमें दे दी हैं कि भैया इनकी गतिज ऊर्जाएं 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। चलो करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन पढ़ लिया है तो इसे हटाते हैं। चलो पढ़ो तब तक, मेरा पढ़ते हैं इसको। पढ़ लिया होगा क्वेश्चन आप लोगों ने। जब पढ़ लिया है तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन को हटाते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं। हम देख लेते हैं। हमारे पास लिखा है आपका 800 एंगस्ट्रॉम एवं 700 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य की परावैंगनी, यानी कि आपका जो लैम्डा 1 दिया है वो दिया है 800 एंगस्ट्रॉम और जो आपका लैम्डा 2 दिया है वो दिया है 700 एंगस्ट्रॉम। यानी एनर्जी भी दी है, यानी कि ई के 1 की बात करें जो आपको दे दी है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ई के 2 यानी गतिज ऊर्जा दूसरी वाली जो है इसकी एनर्जी दे दी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है बताइए भैया प्लांक नियतांक का मान कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, वैसे हमने एक आइंस्टीन की समीकरण पढ़ी होगी, ई के इक्वल टू होता है एच न्यू माइनस डब्लू। ठीक है, अगर पहले की बात करें पहली काइनेटिक एनर्जी के लिए तो लिखोगे ई के 1 इक्वल टू एच न्यू 1 माइनस डब्लू और ई के 2 की अगर बात करें न्यू इक्वल टू हमारे पास बेटा होता है सी अपॉन लैम्डा। यहाँ न्यू 1 है तो लैम्डा 1 हो जाएगा, तो आप बोलोगे ई के 1 इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा 1 माइनस डब्लू, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम दूसरा लिख लेंगे ई के 2 इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा 2 माइनस डब्लू। अब आप क्या करोगे, सेकंड वाली को फर्स्ट वाली में माइनस करो। जब सेकंड वाली को फर्स्ट वाली में माइनस डब्लू डब्लू आप कट जाएंगे, सेकंड पहले आ जाएगी और फर्स्ट वाली बाद में आ जाएगी, तो लिखोगे ई के 2 माइनस ई के 1 इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा 2 माइनस एच सी अपॉन लैम्डा 1। ऊपर से आपका एच सी कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा 2 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 1। यहां पे चल रहा है ई के 2 माइनस ई के 1। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो यहां लिख लेंगे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 4 में से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गया, हमारे पास बचा, घटाओ भैया 4 में से 1.8, 2 बचे, यहाँ कितना रह गया 3 में से 1 गए, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एच का मान फाइंड करना है, सी की वैल्यू 3 × 10⁸ होती है, 1 अपॉन लैम्डा 2 700 एंगस्ट्रॉम।
चेंज नहीं कर रहे भी हमें, ठीक है। चलो कर लो, फायदा क्या, -1/800 × 10⁻⁻10, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज करेंगे, यहाँ पे आएगा 1.6 × 10⁻19। एच तो है ही है, एच क्या ऐसा करो, एच लगने दो यहीं पे, यहाँ पर 3 × 10⁸ और सेंड कर दो, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा बाहर आपका, अगर आप देखना चाहो तो 00 यानी कि 100 × 10⁻10 आपका बाहर आ जाएगा। तो 1/7 - 1/8 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो हम ऊपर लिख रहे हैं फिर, यानी कि यहां तक भी नहीं दिख रहा है आपको, इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं। 1/700 × 10⁻10 -1/800 × 10⁻10, इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं, सॉल्व यहाँ कर लेते हैं, थोड़ा सा बचा है। 2.2 × 1.6 × 10⁻19 अपॉन 3 × 10⁸। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने जूल में चेंज किया, जब जूल में चेंज किया तो क्या हुआ,